नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो आज हम लोग बात करते हैं जीन प्याजे के संबंध में। और जीन प्याजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत है, थ्योरी है, वह आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन प्याजे का सिद्धांत, एक प्रश्न तो यहीं से आता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम कहते किसे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे महोदय ने दिया, और अंग्रेजी में कहें तो जीन पाइगेट्स महोदय ने दिया। तो जीन प्याजे या जीन पाइगेट्स ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की। अब हम जीन प्याजे के संबंध में थोड़ी सी बात करते हैं कि वास्तव में जीन प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, वह मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कैसे किए और मनोविज्ञान के पूर्व वह किस विषय से संबंधित थे। तो जीन प्याजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी थे, अर्थात ये स्विट्जरलैंड के में इनका जन्म हुआ, वही इनका निवास था। और ये मूलतः जंतु विज्ञान, अर्थात हम कहें तो यह जूलॉजी के जो है क्षेत्र से। और यह 22 वर्ष की अल्प आयु में पीएचडी, इसकी पीएचडी अर्थात विद्या वारिधि की उपाधि प्राप्त कर ली। अर्थात इनकी मानसिक स्तर, इनके चिंतन स्तर और इनके अधिगम स्तर को हम इसे समझ सकते हैं कि 22 वर्ष की आयु में ही जीन प्याजे महोदय ने पीएचडी की डिग्री अर्थात विद्या वारिधि की उपाधि प्राप्त कर ली। ये जंतु विज्ञान के थे। वास्तव में जीन प्याजे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एल्फ्रेड बिने के द्वारा, किसके द्वारा, एल्फ्रेड बिने के निर्देशन में मनोविज्ञान के क्षेत्र में बच्चों की बुद्धि परीक्षण पर शोध कार्य किया। और यह शोध कार्य इनका कहाँ था, फ्रेंच नॉर्मल स्कूल के बच्चों के ऊपर यह अध्ययन कर रहे थे एल्फ्रेड बिने महोदय के साथ, उनके निर्देशन में। तो वहाँ के बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियों पर, वहाँ के बच्चे जो त्रुटियां कर रहे थे, उन त्रुटियों ने इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और यह अपने ही बच्चों के ऊपर इन्होंने शोध किया। इसके ऊपर अपने ही, और इनके 3 बच्चे, अपने तीनों बच्चों के ऊपर इन्होंने शोध किया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास के स्थान पर इन्होंने 2 तत्वों की चर्चा की है। जो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने 2 तत्वों की चर्चा की है। कौन कौन सी? एक चर्चा इनकी थी संज्ञानात्मक कार्यविधि की, और दूसरा संज्ञानात्मक अवस्था की। तो संज्ञानात्मक कार्यविधि और अवस्था, कार्यविधि का मतलब जो संज्ञानात्मक कार्य करने की विधि है वह कैसे चलती है, और दूसरी कि कोई भी विधि होगी वह विभिन्न अवस्थाओं यानी विभिन्न स्टेजेस या स्टेप से होकर चलती है। तो यहाँ इन्होंने जीन प्याजे महोदय ने व्यक्ति और वातावरण, जो इनका अध्ययन था कि व्यक्ति और वातावरण के परस्पर सामंजस्य के आधार पर जो क्रिया होती है, उसी क्रिया के आधार पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। और इसमें जैसे ऊपर हमने बात किया कि इनके सिद्धांत में कार्यविधि की बात होगी और अवस्थाओं की बात होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ की कार्यविधि या क्रियाविधि की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की जो क्रियाविधि है या कार्यविधि, तो उसका फंक्शन कैसे होता है। कोई भी कार्य हम आप करेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करेंगे, उसके संगठन की बात करेंगे, और उद्देश्यपूर्ण योजनाबद्ध कार्य का समूह ही क्या है, वह संगठन की बात करता है। यानी कोई भी कार्य हम उद्देश्यपूर्ण
योजनाबद्ध रूप में करें और उन सभी कार्यों के समूह जो होंगे वो क्या होंगे, वही को हम संगठन के रूप में। तो इन्होंने अपनी कार्यविधि में सबसे पहले ये कहा कि बच्चा क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, यानी कोई भी कार्य करेगा तो उससे संबंधित विभिन्न चीजों को वो क्या करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो अब जैसे ही बच्चे के समक्ष कोई एक उद्दीपक आता है, लीजिए यहां संगठन कैसे करेगा, तो वह चीज की बच्चे के सम्मुख कोई एक उद्दीपक आता है तो बच्चा क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण। बच्चा उसका क्या करेगा, प्रत्यक्षीकरण करेगा। और प्रत्यक्षीकरण में वह दो चीजें, एक तो उससे पूर्व ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण से उसके बारे में यानी जो उद्दीपक है उसके संबंध में उसका जो पूर्व ज्ञान है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो पूर्व व्यवहार है वह, और दूसरी तरफ उस उद्दीपक से वह नवीन विचार और सूचनाएं ग्रहण करता है। इस उद्दीपक से वो क्या करता है, इस उद्दीपक से वह प्रत्यक्षीकरण के द्वारा नवीन विचार और सूचनाएं ग्रहण करता है। तो इस जो ये ग्रहण करता है और उसका पूर्व का ज्ञान और व्यवहार है, इन दोनों के आधार पर वह क्या करता है, वह बौद्धिक संरचनाएं निर्मित करता है। और यही जो बौद्धिक संरचनाएं होती हैं, ये बौद्धिक है अगर हम बुद्धि के सापेक्ष बात करेंगे, और यही हम कहें कि बच्चा क्या करता है, नवीन संज्ञानात्मक संरचना को निर्मित करता है। बच्चा क्या करता है, नवीन संज्ञानात्मक संरचना को निर्मित करता है। यानी अब इस तरह से इसको हम समझें कि जो संगठन की बात हम करते हैं कि कोई एक स्टिमुलस, एक उद्दीपक बच्चे के सम्मुख आएगा तो उसमें उसकी जो पूर्व की सूचना होगी, पूर्व का ज्ञान होगा, पूर्व का व्यवहार होगा, और उसके साथ साथ वह कुछ नवीन सूचना को प्राप्त करता है। और इन दोनों के योग से, इन दोनों को मिलाकर वह क्या करता है, वह नवीन संरचना को निर्मित करता है। नवीन संरचना, और यही नवीन संरचना क्या कहलाती है, हमारी संज्ञानात्मक संरचना कहलाती है। यही नवीन संरचना क्या है, यही नवीन संरचना संज्ञानात्मक संरचना होती है, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अगर यही इंटेलिजेंस या बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में आएगा तो ये इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाएगा या बौद्धिक संरचना होगी। ये तो ये संगठन करता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि बच्चा जब संज्ञानात्मक संरचना को निर्मित कर लेता है, यदि यह उद्देश्य पूर्ण कर देता है, यदि यह क्या करता है, यदि यह उद्देश्य को पूर्ण कर देता है तो संरचना यहीं पर रुक जाती है। और यदि उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाता, पूर्ण नहीं कर पाता, तो उस स्थिति में क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण न कर पाने की स्थिति में हम बात करते हैं कि यह जो प्रक्रिया है, यानी जो उसकी फंक्शनिंग है, कार्यविधि है, यह अनुकूलन की राह पकड़ लेता है। यानी संगठन से उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, उसकी जिज्ञासा संतुष्ट नहीं हुई, तो वो क्या करता है, अब वह अनुकूलन की ओर आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ जब हम अनुकूलन की बात करते हैं तो अनुकूलन में जाने से पहले एक और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। एक बहुत सारे शब्द आते हैं, एक शब्द आता है स्कीम्स और एक शब्द आता है स्कीमा। यहाँ हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि एक आपका क्या आता है, एक शब्द स्कीम्स और एक शब्द आता है स्कीमा। तो यहाँ जब हम स्कीम्स की बात करते हैं, इसकी स्कीम्स की बात करते हैं, तो स्कीम्स है क्या, वास्तव में देखा जाए तो स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है। स्कीम्स है क्या, स्कीम्स मानसिक संक्रिया का
ये प्रश्न जीन प्याजे का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर के प्रश्न एक ही सिद्धांत से मिल जाते हैं। तो मानसिक संक्रिया का स्कीम्स जो है वो क्या है? स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है, एक्सप्रेस्ड फॉर्म है। संक्रिया का क्या है? संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है। तो यहां पर स्कीम्स की बात हमने किया। इसको साधारण रूप में ये कहें कि जो व्यवहारों के संगठित पैटर्न, जैसे यहां पर हमने कहा कि ये क्या है? यह जो नवीन संरचना निर्मित हुई है वह क्या है? किसी उद्दीपक को देखकर वह नवीन, उससे पूर्व सूचना उसके पास है, नवीन सूचना है, और इन दोनों के आधार पर वह नवीन संरचना जो निर्मित करता है वही हमारी क्या है? संज्ञानात्मक संरचना। एक तरह से कहें तो यही जो नवीन संरचना है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्कीम्स कहते हैं। तो यहां स्कीम्स की बात कि जो संगठित पैटर्न, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जिसका रिपीटिशन किया जा सके, स्कीम्स कहा जाता है। और यहां उदाहरण दें, जैसे घर में छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, स्कूल जाने के लिए जब अपनी कॉपी किताब आदि रूटीन के अनुसार लेना शुरू कर देता है, अर्थात स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनेगा, व्यवहारों के जब ये सभी पैटर्न क्या होते हैं? संगठित पैटर्न के रूप में आते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्कीम्स कहते हैं। अब यहां दूसरा शब्द आता है स्कीमा। तो स्कीमा की जब हम बात करते हैं तो स्कीमा यदि देखें तो सुनने में स्कीम्स से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ शब्द है। यहाँ ये विशेष ध्यान रखिए, स्कीमा पे कई बार प्रश्न आ चुका है। तो स्कीमा सुनने में क्या होता है? काफी मिलता जुलता है किससे? स्कीम्स के साथ, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इसका अर्थ उससे पूर्णतया भिन्न है। यानी स्कीम्स और स्कीमा ये क्या है? ये पूर्णतया भिन्न है। तो यहाँ स्कीमा से क्या आशय है, उसका तात्पर्य क्या है, हम ये जान लें। तो स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा क्या है? कि एक ऐसी मानसिक संरचना, इसको हम इस तरह से समझें कि एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। इसको हम क्या कहेंगे? जिसका, ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, वह क्या होगा? किया जा सके, वह क्या होगा? उसी को हम स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा इस तरह मानसिक संक्रिया और संज्ञानात्मक संरचना से काफी संबंधित संप्रत्यय है। यानी जो हमारी मानसिक संरचना निर्मित हुई और जो स्कीम्स है, इनसे काफी मिलती जुलती संप्रत्यय की बात करते हैं। तो यहाँ अब स्कीम्स और स्कीमा की बात किया। अब हम ये कहते हैं कि जो यहाँ संज्ञानात्मक संरचना निर्मित हुई उसने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की या बच्चे की जिज्ञासा को शांत नहीं किया। उस स्थिति में फिर हम कहा जाते हैं? फिर हम अनुकूलन की तरफ आगे चलते हैं। तो यहाँ अब कुछ शब्दावली जिनकी बात हमने की थी उसको समझ लें, तब हम अनुकूलन की बात करते हैं। जैसे यहां आपको मिला बौद्धिक संरचना या संज्ञानात्मक संरचना। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक या संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण करता है। बौद्धिक संरचना या संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण करता है, यानी निर्मित करता है। दूसरी चीज, बौद्धिक संरचनाएं वातावरण के साथ समायोजन करने पर उसके ज्ञान और कार्यों को संगठित करती हैं। तीसरी चीज, नवीन सूचनाओं को इन पूर्व निर्मित
बौद्धिक संरचना में संगठित करने का प्रयास करता है, परंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाता, तब वह अनुकूलन की राह पकड़ता है। तो यदि जो संज्ञानात्मक संरचना यानी संगठित संरचना हमें मिली, वह संगठित करने में यानी उत्तर या पाने में, जिज्ञासा शांत करने में, उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल नहीं होता, तब वह क्या करता है, अनुकूलन की ओर चलता है। और जब हम अनुकूलन की बात करते हैं, एडॉप्टेशन, अनुकूलन है क्या? अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभव और नवीन ज्ञान या अनुभव या सूचना के मध्य क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। यानी जो उसका पूर्व ज्ञान है और जो उसका नवीन ज्ञान या अनुभव है या सूचना है, इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। अब अनुकूलन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अनुकूलन की बात करते हैं तो अनुकूलन की प्रक्रिया, ये जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, अनुकूलन प्रक्रिया में दो उप प्रक्रियाएं होती हैं, एक आत्मसात्करण एसिमिलेशन और दूसरा समाविष्टीकरण। तो यह है आत्मसात्करण, किस तरह की प्रक्रिया है, यह आंतरिक प्रक्रिया है, और समाविष्टीकरण क्या है, यह बाह्य प्रक्रिया है। अब यहां पर एसिमिलेशन की बात करते हैं तो एज इट इज की बात हमने किया, यथावत की बात किया। यहाँ एकोमोडेशन की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ रूपांतर या परिवर्तन या संशोधन या विस्तारण। अब ये कैसे होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है, पहले तो ये हम समझ लें, नवीन ज्ञान या पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुकूलन में नवीन ज्ञान प्राप्त किया, किससे, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। जैसे हमने बताया था कि कोई भी स्टिमुलस है तो उससे वो क्या करता है, उससे वह नवीन ज्ञान भी प्राप्त करेगा, उसके बारे में पूर्व ज्ञान भी होगा, और इन दोनों का योग करके वो आगे यानी संगठन का प्रयास करता है। अब आत्मसात्करण क्या है, आत्मसात्करण नवीन सूचना को स्वीकार करने के लिए पूर्व बौद्धिक संरचनाओं से समायोजन या व्यवस्थित करने से है। अर्थात जो उसके द्वारा पूर्व ज्ञान है और जो उसके सामने नवीन तथ्य, नवीन सूचना या संकलित सूचनाएं, इनके मध्य एज इट इज यानी उसी में हमको उसे आत्मसात करना है, किसी न पूर्व सूचना को परिवर्तित करना है न नवीन को, बल्कि जो जैसा है वैसा ही उसे हम क्या करते हैं, उसमें सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा एज इट इज या यथावत। और जब हम समाविष्टीकरण की बात करते हैं तो समाविष्टीकरण क्या है, नवीन अनुभवों या सूचनाओं की दृष्टि से पूर्ववर्ती संरचनाओं में विस्तार करने, परिवर्तन करने से है। अर्थात हम उसका विस्तारण कर दें, उसको और इलेबोरेट कर दें, उसके इलेबोरेशन से है, या उसके परिवर्तन से है, उसे चेंज कर दें, उसे परिमार्जित करके मॉडिफाई कर दें, और फिर जिससे नवीन अनुभव जो है पर ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जाए, नवीन अनुभव या ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। तो यहाँ ये चीज हम पुनः इसमें आपको समझाएं कि जो आत्मसात्करण है, इसमें जो पूर्व की है और जो नवीन सूचना या तथ्य है या व्यवहार है, इसको क्या करते हैं, इसको हम एज इट इज यानी यथावत क्या करते हैं, उनके मध्य सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यथावत सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं, अर्थात कोई भी परिवर्तन किसी भी पक्ष में नहीं करते। वहीं जब हम समाविष्टीकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी पूर्व की संरचना है या सूचना है, उसमें हम क्या करते हैं, उनमें हम रूपांतर, परिवर्तन, संशोधन या विस्तारण कर
और तब उसमें हम क्या करते हैं, नवीन सूचना को हम संगठित कर लेते हैं और यह प्रक्रिया हमारी क्या होती है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये हमारा था क्या, कार्यविधि की। तो एक बार पुनः पूरी प्रक्रिया को यहाँ हम समझ लें। जैसे संज्ञानात्मक विकास की बात हमने किया, तो इसमें एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, एक अनुकूलन की बात हम करते हैं, एडॉप्टेशन की। तो पहले जैसे ही बच्चे के सम्मुख स्टिमुलस आया, यहाँ पर क्या है, यहाँ बच्चे के सम्मुख कोई भी स्टिमुलस आता है तो उस स्टिमुलस का वह प्रत्यक्षीकरण करेगा और प्रत्यक्षीकरण करके उसमें से नवीन विचार, सूचनाएं या तथ्यों को संकलित करेगा और फिर प्राप्त सूचना जो उसकी पूर्व की संरचना होती है, इस प्राप्त सूचना और पूर्व की संरचना के आधार पर नवीन संरचना का निर्माण होता है। क्या होता है, नवीन संरचना निर्माण होता है और इसी को हम बौद्धिक संरचना या संज्ञानात्मक संरचना के नाम से जानते हैं। अब यह जो बौद्धिक संरचना बनती है वह वातावरण के साथ समायोजन कर, वातावरण गुणे समायोजन का मतलब कि वातावरण के साथ समायोजन कर ज्ञान व कार्यों को संगठित करने का रूप है। और यहाँ की यदि इस नवीन संरचना के द्वारा यानी वह बौद्धिक या संज्ञानात्मक संरचना के सार्थक न होने पर, अर्थात कार्य सिद्ध न होने पर, उद्देश्य पूर्ण न होने पर, जिज्ञासा की तृप्ति न होने पर मस्तिष्क अनुकूलन की राह पकड़ता है। यानी फिर वो कहा जाता है, वह यहाँ से यानी जो हमारी नवीन संरचना है इसके आगे अनुकूलन की तरफ जाता है। अब अनुकूलन पूर्व बौद्धिक संरचना और नवीन संरचना के मध्य सामंजस्य बनाना। यानी अनुकूलन, अनुकूलन क्या है, जो नवीन सूचना हमने लिया और प्लस पूर्व संरचना या पूर्व ज्ञान या पूर्व व्यवहार, इनके मध्य क्या करता है, इनके मध्य सामंजस्य का काम किया जाता है। कहाँ, अनुकूलन में। अनुकूलन की प्रक्रिया में दो उप प्रक्रियाएं, एक आत्मसातकरण एसिमिलेशन और दूसरा समाविष्टीकरण एक्मोडेशन की बात हम करते हैं। तो आत्मसातकरण में पूर्ववर्ती प्लस नवीन, यहां पर देखिए पूर्ववर्ती प्लस नवीन, इन दोनों के आधार पर निर्णय लेते हैं या उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम सामंजस्य बिठाते हैं। यदि यहां से कार्य नहीं होता तब हम किधर जाते हैं, समाविष्टीकरण की तरफ, जिसमें पूर्व बौद्धिक संरचना में परिवर्तन, सुधार और विस्तार कर हम क्या करते हैं, उसमें हम अनुभव को उचित ढंग से व्यवस्थित कर, यानी नवीन जो हमने सूचनाएं प्राप्त की हैं उसे व्यवस्थित कर उसके मध्य सामंजस्य बनाते हैं और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये इनका कार्य विधि था। इसमें मुख्य रूप से जो आपके प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके यहाँ से आएगा, इससे आत्मसातकरण की बात हम करेंगे कि ये प्रश्न आपका जो आएगा, एक तो आत्मसातकरण से आएगा, एक समाविष्टीकरण से आएगा, एक आपकी नवीन संरचना की बात करेंगे, या हम बौद्धिक संरचना जिसे या संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं, इससे यहाँ से आपके प्रश्न निकलते हैं। अब हम बात इसके बाद हम सीधे चलेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की ओर। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को जीन प्याजे महोदय ने 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है, जिसमें पहला आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था या इसी को संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियावस्था 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रियावस्था 7 से 12 वर्ष। यहाँ मनोवैज्ञानिकों ने 11 या 12 वर्ष की बात की है। तो फिर चौथा औपचारिक या अमूर्त संक्रियावस्था जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। एक प्रश्न आपका यहीं से आ जाता है
जब एक तो आपका मिलान का प्रश्न दे सकता है चारों अवस्थाएं और इनका कालक्रम, इसको मैच करना, या किसी एक अवस्था को पूछ लेता है कि निम्न में ये किससे संबंधित है। अब हम एक एक अवस्था की बात करते हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था, देखिए इसको विभिन्न नामों से जानते हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, या अंग्रेजी में कहें तो ये क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था यानी संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यह अवस्था जन्म से यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था कब से कब तक है, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। अब जन्म के समय क्या होता है, बच्चा बिल्कुल पराश्रित होता है, असहाय स्थिति होती है। तो जन्म के समय देखने, छूने, चूसने, पकड़ने की उसकी क्षमताएं होती हैं, जो उसकी स्वतः सहज क्रियाओं में परिवर्तित होती रहती हैं, और ये परिवर्तन असहज स्थिति से स्वतः सहज क्रियाओं की ओर होता है। यानी जो वो असहज स्थिति में होता है तो अब वह स्वतः सहज क्रियाओं की ओर आगे बढ़ता है। असहाय जीवधारी से ये क्या होता है, गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर प्राणी बन जाता है। इस अवस्था में आवाज एवं प्रकाश के प्रति बालक की प्रतिक्रिया मिलती है, यानी बालक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करता है, जो भी उसके रुचिकर कार्य हैं उन्हीं को करने की कोशिश करता है। तो यहाँ जो हमारा इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था की बात करते हैं, तो यह अवस्था को भी, इस अवस्था को भी 6 प्रमुख विशेषताओं के रूप में व्यक्त किया गया। तो इन 6 विशेषताओं की जब हम बात करते हैं, यानी उप अवस्थाओं की बात करते हैं, तो यह अवस्था जो हमारी कौन सी है, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो संवेदी प्रेरक अवस्था को भी 6 उप अवस्थाओं में 6 उप अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। तो अब 6 उप अवस्थाएं कौन सी हैं, यहां से भी आपके प्रश्न निकलते हैं। तो इसमें जो एक तो प्रश्न आपका ये निकलता है कि ये 6 उप अवस्थाएं जो हैं, इनके कालक्रम यानी इनके अवस्थाओं के रूप में बात करते हैं। तो पहली उप अवस्था जो होती है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। किसकी, यहां पुनः हम लिख देते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था की उप अवस्थाएं। तो इसमें पहला हमारा क्या है, पहला प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। अब प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था की बात जब हम करते हैं, तो इसमें पहली चीज, जो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है, यह जन्म से 30 दिन की होती है। इसका जो कालक्रम है वो कब से कब तक है, पीरियड, जन्म से 30 दिन। जन्म से कितने दिन तक, जन्म से 30 दिन, ये इसका समय का विभाजन है। उसी तरह इसमें जो नाम दिया गया, बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं। अब यहां पर हिंदी शब्द है प्रतिवर्त क्रियाएं। अगर इसी को हम कहें कि इसका अंग्रेजी रूपांतरण, तो वो और आसान हो जाता है। वह क्या है, वह है आपका रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज यानी सिर्फ और सिर्फ मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं वह बालक क्या करता है, करता है। तो यहां पर इन प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने का यानी शकिंग रिफ्लेक्शन जो है वो सबसे प्रबल होता है, जिनमें
चूसने की प्रतिवर्त, जिसमें चूसने का प्रतिवर्त यानी सकिंग रिफ्लेक्शन, जो चूसने का प्रतिवर्त की बात हमने कही, तो चूसने का जो प्रतिवर्त होता है वह क्या होता है, वह सबसे प्रबल होता है। चूसने का प्रतिवर्त क्या होगा, सबसे प्रबल। फिर दूसरी अवस्था की बात हम करते हैं। जो दूसरी अवस्था है, तो दूसरी अवस्था आपकी कही जाएगी प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था की बात जब हम करते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले यह 1 माह से 4 माह, इसका जो समय विभाजन किया गया कब से कब तक है, 1 माह से 4 माह। एक प्रश्न तो यही आपका आ सकता है कि कब से कब तक का है। और इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं उनकी अनुभूतियों में या अनुभूतियों द्वारा काफी हद तक क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं या दोहराई जाती हैं। तो यहाँ जो बात कही गई, क्यों कहा गया कि जो बालकों की प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं वह क्या होती हैं, वह दोहराई जाती हैं, रिपीटेड होती हैं, बहुत ज्यादा इसमें। तो इन जो दोहराई जाती हैं, तो एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित कोऑर्डिनेट करते हुए, यानी उसके कोऑर्डिनेशन की बात हम करते हैं, ये और अधिक कोऑर्डिनेटेड हो जाती है। तो इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा जाता है। भाई इनको क्यों प्रमुख हम कहते हैं, एक प्रश्न आएगा। तो इनके शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं और उन्हें वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वही बार बार दोहराने की कोशिश करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वृत्तीय प्रतिक्रियाएं की बात करते हैं। फिर तीसरा, जो तीसरा उप अवस्था है, तो तीसरी उप अवस्था को कहते हैं गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तीसरी अवस्था क्या है, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तो इसमें क्या होता है, इसका जो समय है वो 4 माह से 8 माह। इसका जो समय है वो कब से कब तक है, 4 माह से 8 माह। और जब हम गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया की बात करते हैं, तो इस अवधि में यानी इस अवस्था में शिशुओं को उलटने पलटने और छूने पर अधिक ध्यान होता है। इसमें जो शिशुओं की एक्टिविटी होती है वह क्या होती है, वह उलटने पलटने, उलटने पलटने व छूने पर अधिक ध्यान देता है। इस पर क्या करता है, इस पर अधिक ध्यान। तो अब ये शरीर की प्रतिवर्त क्रियाओं पर ध्यान देने के बजाय ये क्या करता है, वस्तुओं के, ये उलटने पलटने किस पर, ये जो उसके सम्मुख वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को उलटने पलटने व छूने पर अधिक ध्यान देता है, न कि अपने शरीर की प्रतिवर्त क्रियाओं पर। अब यहां ये भी हम कह सकते हैं कि वह जानबूझकर, यानी बच्चा जानबूझकर ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उसे सुनने करने में रोचक या मनोरंजक लगे। फिर हमारा चौथा उप अवस्था की बात हम करते हैं, तो जो चौथी उप अवस्था है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, वह कौन सी है, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था।
अब यहाँ गौण स्कीमेटा शब्द आया हुआ है, तो गौण स्कीमेटा, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि यह चौथी अवस्था है और यह 8 माह से 12 माह तक, 8 माह से 12 माह तक की अवधि होती है। इसमें बालक उद्देश्य और उस पर पहुंचने के साधन, किस पर, बालक उद्देश्य और पहुंचने के, क्या होता है, उस पर उद्देश्य को प्राप्त करने का जो साधन होता है उनमें अंतर प्रारंभ कर देता है। उनमें क्या करता है, अंतर प्रारंभ कर देता है। तो यहां इस अवधि में शिशु जो स्कीमा सीखते हैं उनका वे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यकरण भी प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात जनरलाइज करना भी प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किस पर, पांचवें पर, जो हमारा पांचवी उप अवस्था की बात हम करते हैं। तो पांचवी उप अवस्था जो है वह आपकी कौन सी है, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसको नाम दिया क्या, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था की बात हम जब करेंगे तो ये अवस्था आपकी कब से कब, 12 से 18 माह, 12 से 18 माह की अवधि होती है। और इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। जो भी वस्तु का गुण है तो उस वस्तु के गुण को वह किस विधि के द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि विधि के द्वारा, विधि द्वारा वो क्या करता है, उस विधि द्वारा सीखने का प्रयास करता है। तो अब एक प्रश्न यही आता है कि प्रयास और त्रुटि विधि के द्वारा सीखने के लिए बच्चा जो प्रयास करता है वह कब से कब तक की अवधि के लिए है, वह 12 से 18 माह की अवधि की बात करता है। और इस अवस्था में बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम होती है और वस्तुओं के प्रयोग को लेकर, यानी वस्तुओं को ऊपर, वस्तुओं के ऊपर या वस्तुओं को लेकर वह अनेक प्रयोग करता है। और यहाँ पर हम ये कह दें कि वस्तु को ऊपर या नीचे गिराकर अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित, जहां इससे पूर्व उलटने पलटने की थी, यहां पर बच्चा क्या करता है, वस्तु को ऊपर या नीचे गिराकर, ऊपर या नीचे गिराकर वह इसके ऊपर अध्ययन की कोशिश करता है। यानी इस जानने की कोशिश, अध्ययन का मतलब बच्चा क्या करता है, जानने की कोशिश करता है। अब हमारा अंतिम उप अवस्था की बात हम करते हैं, छठी उप अवस्था की बात करें तो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। छठा क्या है, मानसिक संयोग द्वारा, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये हमारा अंतिम अवस्था, छठी उप अवस्था है पहले स्टेज की। तो यह 18 माह से 24 माह तक की अवधि का होता है, 18 माह से 24 माह तक की अवधि का होता है। और यहाँ पर अंतिम अवस्था, पहले अवस्था की यह अंतिम उप अवस्था है। यहाँ हम ये कह दें कि यह वह अवस्था है, यानी जो छठी उप अवस्था है यह वह अवस्था है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। यहाँ बालक क्या करता है, बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ
कर देता है। इस गुण को ही, यानी अब कैसे चिंतन प्रारंभ करता है? इस अवधि में जब बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया प्रारंभ कर देता है, यानी अपना रिस्पॉन्स देना प्रारंभ कर देता है, जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती, यानी उसकी दृष्टि में दिखाई नहीं देती, या यूं कह दें कि वह ऑब्जर्वेबल नहीं होती। तो इसी गुण को प्याजे महोदय वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। तो ये आपकी क्या थी? पहले अवस्था की, यानी सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी प्रेरक अवस्था की 6 उप अवस्थाएं। अब हम बात करते हैं इसी पर अभी प्रथम अवस्था में कि प्रयास और त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। प्रारंभ में अनुकरण के लिए भाषा का प्रयोग करता है, परंतु बाद में अभिव्यक्ति के लिए वह भाषा के प्रयोग में लाता है। फिर दूसरी अवस्था हमारी है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियावस्था। यह 2 से 7 वर्ष की अवधि इसकी अवधि है दूसरे अवस्था की। इस अवस्था में बालक मुख्य रूप से 2 चीजों का प्रारंभ करता है। पहला, वह संकेतात्मक कार्यों का प्रारंभ करता है, और दूसरा भाषा का प्रयोग, यानी 2 चीजें यहां पर बच्चा प्रारंभ करता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, एक क्या है आपका पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरा आंत प्रज्ञ काल। दूसरा क्या है? दूसरा आंत प्रज्ञ काल। तो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष तक प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और दूसरा आंत प्रज्ञ 4 से 7 वर्ष तक, जिसे हम इंट्यूटिव स्टेज कहते हैं। अब यहां पर हम बात करें तो यह अवस्था परिवर्तन या खोज की अवस्था भी है। यह अवस्था क्या है? परिवर्तन और खोज की अवस्था है। विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्या, क्यों, कैसे के रूप में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो अब क्यों और कैसे की बात करें तो ये बाल्यावस्था से संबंधित है। क्या की बात करें तो ये शैशवावस्था से संबंधित है। इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है और बच्चे में अनुकरणात्मक प्रवृत्ति विकसित होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? अंत प्रज्ञ काल की, इंट्यूटिव स्टेज। तो इंट्यूटिव स्टेज आपका 4 से 7 वर्ष तक की अवधि होती है। और आंत प्रज्ञ शब्द जो इंट्यूटिव वर्ड है उसका आशय है कि बिना किसी तार्किक प्रक्रिया के किसी वस्तु, बात, विचार को मस्तिष्क द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना। और इस अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं कि इस अवस्था के बालकों में विभिन्न प्रत्ययों की समझ इस बात पर होती है या निर्भर करती है कि वे प्रत्यक्षतः क्या देख रहे हैं, तो अब किसी परिस्थिति, घटना या वस्तु का बोध उसके सर्वाधिक प्रबल या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पक्ष पर आधारित होता है। अर्थात विभिन्न पक्षों के मध्य तालमेल बैठाना कठिन होता है। किसमें? इंट्यूटिव स्टेज। यहां पर जो बच्चे की विचार प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस है, उस विचार प्रक्रिया में क्या होता है? वह अविलोमी अर्थात इरिवर्सिबल होता है। अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर नहीं लौट पाता। इसीलिए आप देखिए बच्चों को जब हम कहानियां, बच्चे किसी बात की जिद करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बातों बातों में उसे कुछ दूर ले जाकर हम उसे क्या करते हैं? उसकी जिद को समाप्त कर देते हैं। अर्थात वो भूल जाता है कि हम किस बात पर जिद थे। तो आंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था की समाप्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? कि संरक्षण सिद्धांत की प्राप्ति। संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार परिवर्तन करने, उस वस्तु को टुकड़ों में विभक्त करने का कोई प्रभाव नहीं होता। और इस पर उन्होंने लंबाई, भार, आयतन आदि पर उन्होंने अध्ययन किया। अब प्याजे के अनुसार
तार्किक क्रियाओं को करने के लिए संरक्षण का ज्ञान आवश्यक है। और संरक्षण ज्ञान के लिए दो गुण, एक विलोमीयता और एक तार्किक गुणिता, दो पूर्व योग्यताएं। अगर बच्चे में विलोमीयता और तार्किक गुणता का ज्ञान हो गया तो बच्चे में संरक्षण सिद्धांत का ज्ञान हो गया। अब विलोमीयता क्या है? किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझना। तार्किक गुणिता क्या है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, दो या दो से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। तो यहाँ विलोमीयता है और तार्किक गुणिता, इन दोनों के आधार पर अर्थात दोनों का ज्ञान होने के पश्चात तार्किक चिंतन प्रभावशीलता बढ़ती है। अब हम बात करते हैं किसकी? मूल संक्रिया अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था कब से कब तक का है? 7 से 12 वर्ष इसका अवधि है। और यहाँ अतार्किक चिंतन क्या होता है? वह तार्किक चिंतन, यानी मूल संक्रिया के पूर्व जो चिंतन था वो अतार्किक था और अब तार्किक चिंतन है। और यह तार्किक चिंतन किसी प्रत्यक्षीकृत वस्तु के सापेक्ष होता है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अतार्किक चिंतन संक्रियात्मक विचारों के रूप में तार्किक चिंतन के रूप में प्रयुक्त होने लगता है। बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं, किसके संबंध में? मूर्त वस्तुओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है और वस्तुओं के बाह्य या सतही अंतर उसे अब मूर्ख नहीं बना सकते। मूल संक्रियावस्था के दौरान 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में निपुणता हासिल कर लेता है। कौन कौन सी चीजें हैं? विचारों की विलोमीयता उसमें आ जाती है, फिर संरक्षण सिद्धांत का ज्ञान, क्रमबद्धता या पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। ये तो था हमारा मूल संक्रिया। अब चौथा स्टेज है आपका क्या? कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियावस्था। तो यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त बातों के संदर्भ में चिंतन करना या तर्क करना प्रारंभ कर देता है। जहां मूर्त संक्रियावस्था में वस्तु का महत्व था, तो अब वस्तुओं के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में करता है। तो इससे क्या आशय निकलता है? कि व्याख्या करता है, निष्कर्ष निकालता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है, आदि क्रियाओं को, मानसिक क्रियाओं को वो संपादित करने लगता है। और इस अवस्था में बालक प्रायः एक स्व आलोचक बन जाते हैं। ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अवस्था में बालक प्रायः एक स्व आलोचक बन जाते हैं। अब यहां हम बात करते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो आपका कब से कब तक है? जो जन्म से 2 वर्ष है। तो इसमें संवेदी प्रेरक अवस्था में भौतिक वस्तुओं का आधिपत्य, तार्किक गणितीय अनुभव और क्रिया संबंधी बौद्धिक संरचना। उसी तरह पूर्व संक्रियावस्था या अर्ध तार्किक चिंतन अवस्था भी इसे हम कहते हैं कि गुणात्मक परिचयों का आरंभ आ बराबर आ, बा बराबर बा अर्थात परिक्रमणात्मक तर्क का आधिपत्य होता है। वही मूल संक्रियावस्था में सत्य तार्किक संरचनाएं या संक्रियाओं की बात करते हैं और औपचारिक या अमूर्त संक्रियावस्था में गणितीय संक्रियाएं या गणितीय अनुभवों का आधिपत्य होता है। अब विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या विशेषताएं क्या है? इससे भी आपका प्रश्न निकलता है। तो संवेदनात्मक गामक अवस्था में यहां पर बच्चा क्या करता है? पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति करता है, प्रयत्न और भूल का व्यवहार संपादित करता है। वही पूर्व संक्रियावस्था अहम केंद्रितता की बात, नकल करने की प्रवृत्ति, प्रत्यक्षात्मक कल्पनात्मक खेल। प्रत्यक्षात्मक और कल्पनात्मक क्या है? खेल। अस्थिर तथा अनौपचारिक तार्किकता। मूल संक्रियावस्था में बालक व्याख्या व स्पष्टीकरण करने लगता है, संरक्षण व परीक्षण करने लगता है, क्रमबद्धता निर्मित होती है या निर्मित करना,
और रूपांतरण व वर्गीकरण करने की अति काल्पनिकता। और इसी तरह औपचारिक की बात करें तो यहाँ निगमनात्मक विचार होता है, तार्किक का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना, आदर्शात्मक चिंतन, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना आदि। अब यहाँ एक दो बिंदु हम देख लेते हैं कि जीन प्याजे पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील और सूचना प्रक्रमित प्राणी स्वीकार किया, यानी एक्टिव इन प्रोसेसिंग बीइंग। दूसरी चीज, सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जबकि विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। तो जीन प्याजे ने विकासात्मक सिद्धांत में जो बातें की तो वो हमने पूरा देख लिया, जीन प्याजे का सिद्धांत हो गया। और कल हम लोग इसी क्रम में अब सिद्धांत के क्रम को लेकर चले हैं, तो जीन प्याजे हो गया और कल से हम लोग 3 सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे, फिर हम अधिगम में आएंगे। तो एक सिद्धांत आपका कोहलबर्ग का है, इनका नैतिक सिद्धांत, और एक सामाजिक सिद्धांत, और एक भाषा का सिद्धांत। तो इन 3 सिद्धांतों को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद तब हम अधिगम में प्रवेश करेंगे। प्यारे भाइयों, बच्चों, साथियों, आज इस खंड में हम इतना, और जिस दिन ये सिद्धांत तीनों लोगों के हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, चर्चा कर लेंगे, नेक्स्ट डे पुनः इस पर फिर हम प्रश्नों की सीरीज लेके आएंगे और आपके प्रैक्टिस के क्रम को आगे ले चलेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।